नमस्कार। सरोकार क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे शिक्षण और अधिगम बीएसटीसी 2026 के लिए अपनी क्लासें चल रही है, जिसमें कल की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था शिक्षण शिक्षण और अधिगम। शिक्षण और अधिगम कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा? शिक्षा क्या है, शिक्षा शब्द की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, एवं शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ एवं वास्तविक अर्थ देखा। उसके बाद में हमने देखा शिक्षण क्या है। शिक्षण के बाद में हमने देखा अधिगम क्या है। फिर शिक्षण और अधिगम की कुछ विशेषताएं या एक तालिका के माध्यम से हमने समझने का प्रयास किया। आज हम पढ़ेंगे शिक्षण की प्रक्रिया क्या है, शिक्षण प्रक्रिया के कौन कौन से चर है, शिक्षण किस प्रकार का होता है। इसके बाद में शिक्षण व्यूह रचना क्या है, शिक्षण विधि क्या है, शिक्षण विधि के उपागम क्या है, कौन कौन सी शिक्षण विधियों का बेसिक परिचय पढ़ेंगे एवं शिक्षण के बाद में अधिगम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण प्रक्रिया या टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग की जो प्रोसेस है ये किस प्रकार चलती है। टीचिंग प्रोसेस शिक्षण प्रक्रिया के बारे में हम देखेंगे। कक्षा में आयोजित वह प्रक्रिया जो छात्रों को पाठ्यक्रम या विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? शिक्षण प्रक्रिया। अब अपन पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हो, ये अपन सिलेबस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं या जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ रहे हैं, ये शिक्षण प्रक्रिया है। कक्षा में शिक्षक और छात्र के बीच में कक्षा में जिस प्रकार की जो शिक्षण की प्रक्रिया आयोजित होती है, कक्षा में आयोजित वह प्रक्रिया जो छात्रों को पाठ्यक्रम यानी सिलेबस या विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है। कक्षा में आयोजित वह प्रक्रिया जो छात्रों को विषय वस्तु या पाठ्यक्रम सिखाने के लिए आयोजित की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको शिक्षण की प्रक्रिया कहते हैं। 2023 शायद 24 के एक पेपर में एक क्वेश्चन आया था कि शिक्षक का कार्य किस प्रकार है, सरल, कठिन, महत्वपूर्ण व निर्णायक, या इनमें से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन थे। तो शिक्षक का कार्य किस प्रकार का है? तो शिक्षक का कार्य न तो कठिन है न सरल है। इसको हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार का शिक्षक का कार्य है। शिक्षण जो कार्य करवाता है शिक्षक, उस समय शिक्षक को किस प्रकार के चिंतन की आवश्यकता होती है? तो शिक्षक को उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। इसलिए शिक्षक का कार्य न तो कठिन है और न ही सरल है। कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति है वो इसको करवा सकता है। सरल क्यों नहीं है? सरल इसलिए नहीं है कि जिस व्यक्ति के पास प्रशिक्षण प्राप्त नहीं है वो व्यक्ति शिक्षण नहीं करवा सकता है, तो इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कल भी हमने देखा कि शिक्षण कार्य करवाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। शिक्षक का कार्य महत्वपूर्ण व निर्णायक है, क्योंकि शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है। शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है, इसलिए शिक्षक को क्या कहते हैं? राष्ट्र का निर्माता भी कहते हैं। तो अब हम देखते हैं शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक को उच्च स्तरीय
उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है। शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक को उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है, अपितु या अतः शिक्षक का जो कार्य है न तो सरल न कठिन, अपितु महत्वपूर्ण व निर्णायक है। शिक्षक का जो कार्य है ये सरल नहीं है। सरल क्यों नहीं है? क्योंकि इसके लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। कठिन क्यों नहीं है? क्योंकि जो व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त है वो व्यक्ति इस कार्य को कर सकता है। इसलिए शिक्षक का जो कार्य है, शिक्षक का कार्य किस प्रकार है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। याद रखना, शिक्षक का जो कार्य है ये महत्वपूर्ण एवं निर्णायक है, न तो सरल है न कठिन है। इसके बाद में एक और फैक्ट देखते हैं कि शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षक को क्या कहते हैं? तो राष्ट्र का निर्माता। शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है। इसलिए शिक्षक को क्या कहते हैं? तो शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता। इसलिए शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहते हैं। शिक्षक को राष्ट्र का निर्माता कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 2 व्यक्ति कौन कौन? तो एक होता है शिक्षक, एक होता है छात्र, जो दोनों मिलकर पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर अंतःक्रिया करते हैं। इसलिए शिक्षण को किस प्रकार की प्रक्रिया कहते हैं? तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है जॉन डीवी ने, द्विमुखी प्रक्रिया कहा है जॉन एडम्स ने। शिक्षण कार्य या शिक्षण प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 2 व्यक्ति कौन? तो शिक्षक व छात्र। दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है शिक्षण प्रक्रिया में। शिक्षक और छात्र ये मिलकर क्या करते हैं? तो पाठ्यक्रम या विषय वस्तु पर अंतःक्रिया करते हैं। जो मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं। शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं। इसलिए शिक्षण को क्या कहते हैं? तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं।
अतः शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षण प्रक्रिया के तीन मुख कौन कौन से हैं? तो पहला मुख तो है शिक्षक, दूसरा मुख है छात्र, तीसरा कौन है? तीसरा है पाठ्यक्रम, क्योंकि शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं। ये अपन आगे शिक्षण की जो अवधारणाएं देखेंगे उसमें देखेंगे, डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो शिक्षण प्रक्रिया में कम से कम 2 व्यक्ति, याद रखिए कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए। 2 व्यक्ति कौन? शिक्षक व छात्र। अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। शिक्षक एवं सामने जितने भी छात्र हो, शिक्षक पढ़ाता है तो शिक्षण प्रक्रिया में अधिकतम तो सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति शिक्षक व छात्र होने जरूरी है, जो मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं। इसलिए शिक्षक को त्रिमुखी प्रक्रिया कहते हैं। त्रिमुखी प्रक्रिया के 3 मुख कौन कौन से हैं देखा हमने। पहला शिक्षक है, दूसरा छात्र है, तीसरा पाठ्यक्रम है। इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा। तो शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहने वाले मनोवैज्ञानिक, जिनका नाम आता है जॉन डी.वी। इसके बाद में हम देखते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के चर कौन कौन से हैं। शिक्षण प्रक्रिया के चर, शिक्षण प्रक्रिया के चर अपन देखते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के चर है 3, कौन कौन से? जो 3 मुख्य शिक्षण प्रक्रिया के, वही शिक्षण प्रक्रिया के चर है, जिसमें पहला आता है शिक्षक, दूसरा आता है छात्र, तीसरा आता है पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम। शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम, ठीक है। शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम, ये तीनों शिक्षण प्रक्रिया के चर है, जिसमें से शिक्षक है, इसको कहते हैं प्रथम चर। प्रथम चर, छात्र द्वितीय चर, पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर या अंतःक्रिया चर। ये सवाल 2023 में पूछा गया है। प्रथम चर, द्वितीय चर, ये कौन सा है? ये मध्यस्थ चर। शिक्षण प्रक्रिया के हमने 3 चर देखे, इन तीनों के अन्य नाम भी देख लेते हैं। प्रथम चर जो है, प्रथम चर का अन्य नाम क्या है? तो ये स्वतंत्र चर। शिक्षक स्वतंत्र है, शिक्षक स्वतंत्र चर है। दूसरा जो छात्र है, ये छात्र आश्रित चर। ये पीटीईटी के पेपर में पूछा गया है। यह है आश्रित चर। शिक्षक कौन है? तो शिक्षक है स्वतंत्र चर। मध्यस्थ चर या जो पाठ्यक्रम है, यह है अंतःक्रिया चर। ये अंतःक्रिया चर क्यों है? क्योंकि शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं, इसलिए यह जो पाठ्यक्रम है ये अंतःचर या अंतःक्रिया चर या मध्यस्थ चर कहलाता है। तो शिक्षण प्रक्रिया के हमने चर देखे, जिसमें शिक्षक, छात्र व पाठ्यक्रम। शिक्षक तो है प्रथम चर या स्वतंत्र चर। छात्र कौन है? तो छात्र है द्वितीय चर या आश्रित चर। पाठ्यक्रम है, तो पाठ्यक्रम है मध्यस्थ चर या अंतःक्रिया चर, क्योंकि शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं। अब एक नोट डाल के लिखो। प्राचीन भारतीय परंपरा, प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया के चर। वर्तमान प्रणाली के अनुसार तो 3 हो गए।
प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार कौन कौन से चर थे? तो गुरुकुल पद्धति चलती थी जिसमें गुरु और चेला यानी शिक्षक व प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षक व छात्र शिक्षण प्रक्रिया के दो चर थे। शिक्षण प्रक्रिया, बैक चलते हैं। आज अपन ने क्या क्या देखा? शिक्षण प्रक्रिया शुरू की, शिक्षण प्रक्रिया क्या है, इसके बाद में देखा शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, इसके बाद में देखा शिक्षण प्रक्रिया में दो व्यक्ति होते हैं, शिक्षक व छात्र जो मिलकर पाठ्यक्रम पर अंत्यक्रिया करते हैं, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा जाता है। इसके बाद में हमने देखा शिक्षण प्रक्रिया के चर। प्राचीन भारतीय परंपरा के अनुसार शिक्षण के चर दो है, शिक्षक व छात्र, एवं वर्तमान प्रणाली के अनुसार शिक्षक छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंत्यक्रिया करते हैं। इसके बाद में हम क्या देखेंगे? इसके बाद में हम देखने वाले हैं शिक्षण की अवधारणाएं। दो प्रकार की अवधारणाएं देखेंगे। शिक्षण की अवधारणाएं, दो प्रकार की अवधारणाएं देखेंगे। संकुचित अवधारणा और व्यापक अवधारणा। संकुचित अवधारणा, इधर देखेंगे संकुचित अवधारणा, और दूसरी है व्यापक संकुचित और व्यापक अवधारणा। शिक्षण प्रक्रिया की दो अवधारणाएं हैं, एक संकुचित अवधारणा, एक व्यापक अवधारणा। संकुचित अवधारणा क्या है? तो ये किसने दी है? तो ये दिए बीएस ब्लूम ने, बीएस ब्लूम ने। और व्यापक अवधारणा किसने दी है? तो व्यापक अवधारणा दी है जॉन डीवी ने, जॉन डीवी। विद्यालय को लघु समाज की इन्होंने संज्ञा दी है, शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया कहा है, एवं व्यापक अवधारणा प्रतिपादित की है। इसमें क्या है? तो इसमें ये शिक्षण प्रक्रिया है, जो शिक्षण प्रक्रिया है, इसके तीन मुख होते हैं। संकुचित अवधारणा यानी बीएस ब्लूम के अनुसार, बीएस ब्लूम के अनुसार कौन कौन से चर होते हैं? तो इसमें या कौन कौन से इसके शिक्षण प्रक्रिया के चर हैं? तो शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंत्यक्रिया करते हैं, ये है शिक्षण की प्रक्रिया। एवं दूसरी तरफ हम देखते हैं व्यापक अवधारणा यानी जॉन डीवी के अनुसार शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार की है? तो इनके अनुसार शिक्षक व छात्र मिलकर समाज पर अंत्यक्रिया करते हैं। ये जो शिक्षण की प्रक्रिया है, शिक्षण की प्रक्रिया में इसमें क्या आता है? तो इसमें आता है शिक्षक व छात्र मिलकर, शिक्षक व छात्र मिलकर समाज पर अंत्यक्रिया करते हैं। तो इस प्रकार से याद रख सकते हो कि संकुचित अवधारणा यानी छोटी अवधारणा यानी पाठ्यक्रम छोटा होता है, तो इस प्रकार ये संकुचित अवधारणा पाठ्यक्रम से संबंधित है। व्यापक अवधारणा यानी बड़ी अवधारणा, व्यापक यानी बड़ा रूप, व्यापक समाज बहुत व्यापक होता है, तो याद रख सकते हैं कि जॉन डीवी समाज की व्यापक अवधारणा, शिक्षण की व्यापक अवधारणा यानी समाज, एवं संकुचित अवधारणा में पाठ्यक्रम। बीएस ब्लूम के अनुसार शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंत्यक्रिया करेंगे। व्यापक अवधारणा जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक व छात्र मिलकर समाज पर अंत्यक्रिया करेंगे। अब एक नोट लिखें, विद्यालय को लघु समाज यानी समाज का छोटा रूप की संज्ञा जॉन डीवी ने दी। विद्यालय को लघु समाज की संज्ञा किसने दी थी? तो जॉन डीवी ने। इसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? शिक्षण के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर और स्तर के आधार पर। शिक्षण के
प्रकार। शिक्षण के प्रकार हम किस प्रकार पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर संज्ञानात्मक शिक्षण, भावनात्मक या भावात्मक शिक्षण और गत्यात्मक शिक्षण। उद्देश्य के उद्देश्य के आधार पर, और अगला है स्तर के आधार पर। स्तर के आधार पर स्मृति स्तर, अवबोध स्तर एवं चिंतन स्तर। स्तर के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण 3 प्रकार का है। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण है ये 3 प्रकार का है। कौन कौन सा? तो संज्ञानात्मक शिक्षण, संज्ञानात्मक शिक्षण। इसके बाद में दूसरा आता है भावात्मक शिक्षण या भावनात्मक शिक्षण। तीसरा आता है क्रियात्मक या गत्यात्मक शिक्षण। क्रियात्मक। क्रियात्मक या गत्यात्मक शिक्षण। अब देखते हैं संज्ञानात्मक शिक्षण क्या है। इसमें होता है ज्ञान प्रदान करना। ज्ञान प्रदान करना संज्ञानात्मक शिक्षण से संबंधित है। भावात्मक शिक्षण में क्या होता है? भावनात्मक दबाव द्वारा बालक को सिखाना। भावनात्मक भावनात्मक दबाव द्वारा बालक द्वारा सीखना या शिक्षक द्वारा बालक को सिखाना। इसके बाद में आता है क्रियात्मक या गत्यात्मक शिक्षण। इसमें बच्चा करके सीखता है। करके सीखना। जैसे कि बच्चा लिखना सीखता है तो शिक्षक क्या करता है? उसको इस प्रकार अ लिख के देता है, बोलता है इसको बना के ला। तो वो अगर हाथ से एक्टिविटी करेगा, वो करके सीखेगा, तो ये किस प्रकार का शिक्षण है? ये क्रियात्मक या गत्यात्मक शिक्षण है। करके सीखना, जैसे कि लिखना सीखना। शिक्षण में लिखना सीखना ही देखेंगे, बाकी अगर क्रियात्मक या गत्यात्मक एक्टिविटीज देखेंगे जिसमें तैरना सीखना है, खेलना वगैरह, कई प्रकार की एक्टिविटीज आती है। उद्देश्य के आधार पर शिक्षण है 3 प्रकार का: संज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक या गत्यात्मक शिक्षण। संज्ञानात्मक में ज्ञान प्रदान किया जाता है। भावनात्मक में भावनात्मक दबाव द्वारा बालक को सिखाया जाता है। एवं क्रियात्मक शिक्षण में बालक द्वारा करके सीखा जाता है या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, जिसमें बच्चा स्वयं करके सीखता है। इसमें छात्र सक्रिय रहता है। आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे कि बाल केंद्रित जो विधियां होती है उसमें बालक सक्रिय रहता है एवं करके सीखता है। इसके बाद में आता है स्तर के आधार पर शिक्षण। स्तर के आधार पर शिक्षण भी 3 प्रकार का है। सबसे पहला आता है स्मृति स्तर, दूसरा आता है अवबोध स्तर, अवबोध स्तर, और शिक्षण का तीसरा प्रकार कौन सा आता है स्तर के आधार पर? यह आता है चिंतन स्तर। अवबोध स्तर, चिंतन स्तर एवं स्मृति स्तर। इसमें बालक किस प्रकार सीखते हैं? स्मृति स्तर में विषय वस्तु या जो पॉइंट होता है उसको बालक एज इट इज याद कर लेता है या रट लेता है। याद कर लेना या रट लेना, उसको एज इट इज विषय वस्तु या पाठ्यक्रम को, पॉइंट को, टॉपिक को पढ़ लेना। अवबोध स्तर, इसमें क्या है? इसमें कोई टॉपिक है उसको बालक अच्छे से समझता है, यानी उसका अर्थ ग्रहण करता है। अर्थ ग्रहण करना अवबोध स्तर में, अर्थ ग्रहण करना। चिंतन स्तर में क्या है? उस पर विचार विमर्श करेगा कि ये है तो क्यों है, किस प्रकार हो सकता है, यानी सृजनात्मक बालक इस श्रेणी में आते हैं। चिंतन स्तर यानी कोई शिक्षक पढ़ाता है, उसके बाद में छात्र स्वयं उस विषय वस्तु को पढ़ता है तो
पर विचार विमर्श करता है या अपने साथियों से डिस्कशन करता है कि ये किस प्रकार है, क्यों है, इसमें किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इसमें चिंतन किया जाता है या विचार विमर्श। विषय वस्तु को याद कर लेना स्मृति स्तर का शिक्षण है। अवबोध स्तर यानी अर्थ ग्रहण करना, एवं चिंतन स्तर में क्या आता है, चिंतन स्तर में विचार विमर्श करना या चिंतन करना। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में देखेंगे शिक्षण की व्यूह रचना। शिक्षण की व्यूह रचना क्या है, शिक्षण की व्यूह रचना वो है शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाने जाता है उससे पहले जो योजना बनाता है कि किस प्रकार बच्चों को पढ़ाना है, उस योजना में बालकों की पृष्ठभूमि का ध्यान रखा जाना आवश्यक है। बालकों की जो बिंदु शुरू करने जा रहा है तो उसके बारे में वो उस बालकों को किस प्रकार का पूर्व ज्ञान है, किस प्रकार बालकों की उसमें रुचि है, क्षमता, योग्यता, पृष्ठभूमि आदि सबको ध्यान में रखकर जो रणनीति बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको शिक्षण की व्यूह रचना कहते हैं। इसके बाद में शिक्षण व्यूह रचना दो प्रकार की आगे देखते हैं। शिक्षण की व्यूह रचना। शिक्षण व्यूह रचना क्या है, शिक्षण व्यूह रचना यानी शिक्षण कार्य करवाने से पहले जो शिक्षक द्वारा प्लानिंग बनाई जाती है। इसके बाद में हम विधि पढ़ेंगे। शिक्षण की विधि क्या है, तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय या पढ़ाते समय जिस तकनीक का या विधि का प्रयोग किया जाता है वो शिक्षण विधि है। शिक्षण सहायक सामग्री इसके बाद पढ़ेंगे। शिक्षण की सहायक सामग्री क्या है, शिक्षक पढ़ाते समय शिक्षण कार्य को करवाते समय शिक्षण को प्रभावी एवं रोचक बनाने के लिए किन्हीं उपकरणों का प्रयोग करता है, जैसे समझाने के लिए मैप का प्रयोग करता है या कोण का प्रयोग करता है, वो शिक्षण की सहायक सामग्री है। तो शिक्षण की व्यूह रचना क्या है, शिक्षण व्यूह रचना है शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए बनाई जाने वाली रणनीति। ये जो रणनीति शिक्षक द्वारा बनाई जाती है शिक्षण व्यूह रचना कहलाती है। शिक्षण की व्यूह रचना क्या है, तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से पहले जो रणनीति बनाई जाती है जिसमें शिक्षकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि इत्यादि का ध्यान रखा जाता है। अब देखते हैं शिक्षण व्यूह रचना किस प्रकार की होती है। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है एक तंत्रीय और एक होती है लोकतंत्रीय या जनतंत्रीय। एक तंत्रीय शिक्षक अपने स्वयं को केंद्र में रखकर बनाता है, एवं जो जनतंत्रीय या लोकतंत्रीय होती है वो बच्चों की क्षमता, योग्यता, पृष्ठभूमि इत्यादि को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। एक तंत्रीय और जनतंत्रीय या लोकतंत्रीय जिसको हम कह सकते हैं। शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है, शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है। किस प्रकार पढ़ाया जाना है वो शिक्षक स्वयं के विवेक के अनुसार जो रणनीति बनाता है। एवं जनतंत्रीय या प्रजातंत्रीय जो है इसमें बालकों की योग्यता क्या है, बालकों को वो टॉपिक पहले से आता है या नहीं आता है, किस विधि द्वारा समझाने से वो बच्चे बेहतर उसे समझ पाएंगे। बालक
केंद्र में रहते हैं एवं इसके द्वारा करके सीखना जो है गतिविधियां भी करवाई जाती है। शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है, बालक सक्रिय रहता है। इसमें दल समूह या जो ग्रुप स्टडी वगैरह करवाई जाते हैं, दल शिक्षण इसमें करवाया जाता है या इस प्रकार की अन्य गतिविधियां करवाई जाती है। बालक सक्रिय रहता है, बालक सक्रिय रहता है। इसके बाद में हम देखेंगे शिक्षण की विधि क्या होती है, शिक्षण व्यूह रचना क्या होती है। हमने देख लिया शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने से पहले विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता, योग्यता इत्यादि को ध्यान में रखते हुए जो रणनीति बनाई जाती है, यानी ये कक्ष में शिक्षण करवाने से पहले शिक्षक घर से जो तैयारी करके आता है कि किस प्रकार विद्यार्थियों को पढ़ाना है, ये तो होती है शिक्षण की व्यूह रचना। इसके बाद में हम देखेंगे शिक्षण की विधि क्या होती है। शिक्षण विधि शिक्षण की विधि शिक्षक द्वारा शिक्षण करवाते समय शिक्षण व्यूह रचना शिक्षण कार्य करवाने से पूर्व बनाई जाती है। शिक्षण विधि का प्रयोग शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाने के दौरान किया जाता है। शिक्षण विधि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षण को प्रभावी रोचक बनाने के लिए शिक्षण को प्रभावी व रोचक या रुचिकर बनाने के लिए जिस तकनीक से पढ़ाया जाता है बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाने के लिए जो तकनीक या विधि अपनाई जाती है, तकनीक अपनाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, शिक्षण विधि कहलाती है। शिक्षण विधियां, हम शिक्षण विधियों की परिभाषा हमने देखी। इसके बाद में शिक्षण की जो विधियां हैं, कुछ विधियों का अपन परिचय पढ़ेंगे। इसके बाद में शिक्षण विधियां पढ़ेंगे। वहाँ एक विधि आती है बाल केंद्रित विधि या बालक पर केंद्रित जो विधियां होती है। प्राथमिक कक्षाओं में आप शिक्षक बनोगे, आप क्लास 1 से 5 तक पढ़ाओगे, तो वहाँ पर आपके सामने प्राइमरी क्लासेज के छोटे छोटे बालक आएंगे, उनको किस प्रकार आप सिखाओगे ये अपन आगे विधियों में अच्छे से पढ़ेंगे। शिक्षक द्वारा गतिविधि आधारित शिक्षण करवाया जाना चाहिए एवं बाल केंद्रित विधियाँ इस प्रकार होती है कि बालकों को खेल खेल में सिखाया जाता है जिससे बालक बेहतर और स्थायी अधिगम कर सकते हैं। तो शिक्षण विधि क्या कार्य करती है, तो शिक्षण विधि शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है। शिक्षण को गति देने का कार्य करती है। शिक्षण विधि क्या कार्य करती है, तो शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है जिससे स्थायी अधिगम हो सकता है या बेहतर समझ में आ सकता है। इसके बाद में हम देखते हैं शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन किस प्रकार करना चाहिए। यह क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन किस प्रकार करना चाहिए, ऑप्शन आपके अगर इस प्रकार हो कि विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार, प्रधानाचार्य के कहे अनुसार, स्वयं के विवेक के अनुसार या अभिभावक के कहे अनुसार, तो आप क्या उत्तर करोगे, तो इसका उत्तर राइट ये होगा, शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन स्वयं के विवेक के अनुसार किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक जब शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त करता है, प्रशिक्षण में उसका इस प्रकार से माइंडसेट डेवलप हो जाता है, इस प्रकार का उसमें कौशल विकसित हो जाता है कि किस प्रकार की विधि का चयन करना है, वो शिक्षक को सही गलत का ज्ञान हो जाता है। इसलिए शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन स्वयं के विवेक के अनुसार करना चाहिए। क्यों? क्योंकि शिक्षक जो होता है वो प्रशिक्षण प्राप्त किया
होता है तो उसे पता होता है किस विधि द्वारा पढ़ाया जाने से विद्यार्थी बेहतर सीख सकेंगे। शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन स्वयं के विवेक अनुसार करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन किस प्रकार करना चाहिए, तो स्वयं के विवेक अनुसार किया जाना चाहिए। इसके बाद में हम देखेंगे शिक्षण विधियों के प्रकार या कुछ वर्गीकरण, किस प्रकार से हम इनको पढ़ेंगे तो वर्गीकरण देखेंगे। शिक्षण विधि क्या है हमने देख लिया। शिक्षण विधियों के प्रकार किस प्रकार से बांटकर हम पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे परंपरागत विधियां जो परंपराओं से चली आ रही है, जिसमें पाठ्य पुस्तक विधि है, अंतः दर्शन यानी खुद के अंदर झांक कर सीखना, ये इस प्रकार की विधियां आती है। इसके बाद में हम देखेंगे शिक्षक केंद्रित विधियां, जिसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, बालक निरस रहता है। शिक्षक केंद्रित विधियां बड़ी कक्षाओं में उपयोगी होती है, जैसे कि व्याख्यान विधि होती है। बड़ी कक्षाओं में मतलब शिक्षक व्याख्यान देता है, लेक्चर देता है एवं विद्यार्थी बैठे सुनते हैं, ये होती है शिक्षक केंद्रित विधियां, जिसमें कहानी विधि भी आती है। इसके बाद में एक प्रकार की विधियां आती है जिसमें बाल केंद्रित विधियां आती है, इसमें खेल विधियां वगैरह शामिल होती है, जिसमें बालक सक्रिय रहता है, शिक्षक बालकों का मार्गदर्शन करता है। इसमें सबसे पहले आएगी परंपरागत विधियां। परंपरागत विधियों के बाद में आएगी शिक्षक केंद्रित विधियां, और तीसरी आएगी बाल केंद्रित विधियां। परंपरागत विधियां कौन कौन सी विधियां या किस प्रकार की है, जो विधियां परंपराओं से चली आ रही है। अभी हमने देखा जो पाठ्य पुस्तक विधि है, शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक पढ़ाया जाना, ये परंपराओं से चली आ रही है एवं वर्तमान में भी चल रही है। इसके बाद में एक आती अंतः दर्शन। परंपरागत में सबसे पहले हमने देखा पाठ्य पुस्तक विधि, एक आती है अंतः दर्शन। आगे हम विधियां पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, एक आती है अंतः दर्शन विधि, एक आती है बहिदर्शन विधि। बहिदर्शन यानी दूसरे से प्रेरणा लेकर दूसरे के मन में झांक कर सीखना। अंतः दर्शन यानी खुद का मूल्यांकन करना, स्व मूल्यांकन करना, खुद के अंदर झांक कर सीखना, अंतः दर्शन विधि। इसके बाद में देखते शिक्षक केंद्रित विधियां। इसमें शिक्षक सक्रिय रहता है, शिक्षक एक्टिव रहता है, शिक्षक सक्रिय रहता है, शिक्षक सक्रिय रहता है, बालक सुनते हैं। इस प्रकार की विधियां हैं कुछ। व्याख्यान विधि, विधियों एवं प्रतिपादकों के नाम हम इससे आगे पढ़ लेंगे। व्याख्यान विधि आती है, इसके बाद में एक और विधि आती है कहानी विधि। इसके बाद में आती है बाल केंद्रित विधियां। बाल केंद्रित विधियों में बालक सक्रिय रहते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। शिक्षक जो है वो मार्गदर्शक की भूमिका में होता है, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में, शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में होता है एवं जो विद्यार्थी है ये करके सीखता है, करके सीखना पर आधारित है, यानी लर्निंग बाय
डूइंग, इससे स्थायी अधिगम होता है। स्थायी अधिगम, अधिगम क्या है? तो कल की क्लास में अपन ने देखा, अनुभव, अभ्यास, प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, किस प्रकार का परिवर्तन, यानी स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन ही अधिगम। ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधियां हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधियां। इसमें खेल विधि आती है एवं बाकी जो गत्यात्मक शिक्षण यानी करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। शिक्षण विधियां हमने देखी। शिक्षण विधियां, शिक्षण विधि क्या होती है? तो शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य करवाते समय जिस प्रकार की ये तकनीक अपनाई जाती है शिक्षण को प्रभावी व रोचक बनाने के लिए, शिक्षण विधि कहलाती है। शिक्षण विधि है ये शिक्षण कार्य को गति देने का कार्य करती है। इसके बाद में हमने देखा शिक्षक को शिक्षण विधि का चयन किस प्रकार करना चाहिए, तो ये स्वयं के विवेक अनुसार, स्वयं के विवेक अनुसार क्यों करना चाहिए, विद्यार्थियों के कहे अनुसार या प्रधानाचार्य के कहे अनुसार क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ने शिक्षण प्रशिक्षण प्राप्त किया है, उसमें ये उसे अच्छे से ज्ञात है कि किस विधि से पढ़ाया जाना चाहिए, स्वयं निर्णय ले सकता है। इसके बाद में हमने शिक्षण विधियों के प्रकार देखे, जिसमें एक तो आती है परंपरागत विधियां जो सदियों से चली आ रही है परंपराओं से, इसमें पाठ्यपुस्तक यानी शिक्षक पाठ्यपुस्तक पढ़ाता है, या अपन जब प्राइमरी 5वीं 7वीं में पढ़ते थे शिक्षक अपन को खड़ा करके बोलते किताब पढ़ो, ये किताब पढ़ना विधि ये परंपरागत में आती है। एवं दूसरी आती है अंतः दर्शन यानी खुद के अंदर झांक कर सीखना या खुद के अंदर स्वयं मूल्यांकन करना। इसके बाद में आती है शिक्षक केंद्रित विधियाँ। शिक्षक केंद्रित विधियों में शिक्षक सक्रिय रहता है, जिसमें व्याख्यान विधि आती है एवं कहानी विधि। इसके बाद में आती है बाल केंद्रित। बाल केंद्रित विधियों में बालक सक्रिय रहते हैं, शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका में रहते हैं, यानी अगर बच्चों को कुछ समझ नहीं आएगा तो शिक्षक समझाएगा। एवं इसमें कुछ गतिविधियां भी होती है, बच्चे करके सीखते या खेल खेल में सीखते। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखा हुआ ज्ञान है ये स्थायी होता है, करके सीखा हुआ ज्ञान स्थायी होता है, इसमें बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, इसलिए ये सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधि है। तो आज की क्लास का एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, बाकी अगला टॉपिक हम कल पढ़ेंगे। शिक्षण कुछ विधियाँ कल पढ़ेंगे, इसके बाद में शिक्षण की सहायक सामग्री। शिक्षण प्रक्रिया क्या है? तो कक्षा कक्ष में आयोजित वह प्रक्रिया जो छात्रों को पाठ्यक्रम या विषय वस्तु सिखाने के लिए आयोजित की जाती है। इसके बाद में क्या है? शिक्षण कार्य करवाते समय शिक्षक को उच्च स्तरीय चिंतन की आवश्यकता होती है, इसलिए शिक्षक का कार्य न तो सरल है न कठिन है, अपितु कैसा है? महत्वपूर्ण व निर्णायक है। शिक्षक भावी नागरिकों का निर्माण करता है, इसलिए शिक्षक को क्या कहते हैं? तो शिक्षक को कहते हैं राष्ट्र का निर्माता। इसके बाद में क्या है? शिक्षण प्रक्रिया में कम से कम दो व्यक्ति कौन? शिक्षक व छात्र, जो अंतक्रिया किस पे करते हैं? पाठ्यक्रम पे, इसलिए शिक्षण को क्या कहते हैं? त्रिमुखी प्रक्रिया। शिक्षण को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा? जॉन डीवी ने। इसके बाद में शिक्षण प्रक्रिया के चर, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम। शिक्षक प्रथम चर, शिक्षक द्वितीय चर एवं पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर या अंतःक्रिया चर। शिक्षक स्वतंत्र चर, छात्र आश्रित चर, ये पीटीटी का PYQ है, एवं मध्यस्थ चर या अंतःक्रिया चर कौन? पाठ्यक्रम। प्राचीन भारतीय परंपरा का पूछे तो शिक्षक व छात्र। इसके बाद में हमने क्या देखा? शिक्षण की अवधारणा, संकुचित अवधारणा BS ब्लूम, व्यापक अवधारणा जॉन डीवी। शिक्षण की व्यापक अवधारणा जिसमें जॉन डीवी के अनुसार शिक्षक व छात्र मिलकर समाज पर अंतःक्रिया करते हैं, एवं संकुचित अवधारणा यानी BS ब्लूम के अनुसार शिक्षक व छात्र मिलकर पाठ्यक्रम पर अंतःक्रिया करते हैं। इसके बाद में हमने क्या देखा? शिक्षण के प्रकार, उद्देश्य के आधार पर संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। क्रियात्मक में क्या है? करके सीखना। संज्ञानात्मक में क्या है? ज्ञान प्रदान करना। भावात्मक में भावनात्मक दबाव द्वारा सिखाना। इसके बाद में हमने क्या देखा? स्तर के आधार पर स्मृति स्तर, अवबोध स्तर एवं चिंतन स्तर। स्मृति स्तर में क्या है? याद करना या विषय वस्तु को रट लेना। अवबोध में अर्थ ग्रहण करना। चिंतन स्तर में विचार विमर्श करना या चिंतन करना। इसके बाद में क्या देगा? शिक्षण की व्यू रचना। शिक्षण कार्य करवाने से पहले शिक्षक द्वारा जो तैयारी की जाती है, जिसमें बालकों की रुचि, योग्यता, क्षमता, पृष्ठभूमि को ध्यान में रखा जाता है। एक तंत्रीय में शिक्षक स्वयं को केंद्र में रखता है, जनतंत्रीय में बालक को केंद्र में रखता है। इसके बाद में हमने क्या देखा? शिक्षण की विधि। शिक्षण विधि क्या कार्य करती है? तो शिक्षण को गति देने का कार्य करती है, एवं शिक्षण विधि का चयन शिक्षक को स्वयं के विवेक अनुसार करना चाहिए। इसके बाद में हमने शिक्षण विधियों के प्रकार देखे, जिसमें परंपरागत विधियाँ, शिक्षक केंद्रित विधियाँ और बाल केंद्रित विधियाँ देखी। बाल केंद्रित विधियाँ सर्वश्रेष्ठ प्रकार की विधियाँ हैं। तो आगे की चर्चा हम कल की क्लास में करेंगे, तब तक जुड़े रहिए अपने प्यारे परिवार सरोकार क्लासेज से। मैं आपका साथी देवेंद्र चौधरी। धन्यवाद।